हे गाइस, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं डेटा साइंस के बारे में। डेटा साइंस का तो आपने नाम सुना ही होगा। 2020 चल रहा है और हर स्टार्टअप, हर एप्लीकेशन कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग यूज कर रहा है, ठीक है, या कहें कि डेटा साइंस यूज कर रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन रहता है ना मशीन लर्निंग डेटा साइंस में, ये आज आपका दूर होने वाला है। आज हम सबके बारे में बात करेंगे। डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, और सब कुछ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग टू ये जो पूरी एक तरीके की ये जो कम्युनिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेटा साइंस के बारे में बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि बिग डेटा क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंक्लूडिंग सोशल मीडिया साइट्स और ई कॉमर्स साइट, जहाँ पे यूज़र आता है और अपना एक इनपुट देता है, चाहे वो प्रोडक्ट्स का रिव्यू हो ई कॉमर्स वेबसाइट पे, या फिर फोटोज़ जो होती हैं, वीडियोस होती हैं, उनके नीचे जो भी आपकी फीलिंग्स होती हैं वो आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय इमोजी और बाय राइटिंग समथिंग। एंड ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब डेटा है। और एक जना करता नहीं है, बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो जो इतने सारे यूजर्स अपना अपना इनपुट देते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ये सब डेटा ही है जितना भी आप चीज़ें लिखते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक का एक कमेंट ही लेते हैं, तो कमेंट में आपके क्या क्या डेटा होता है? फॉर एग्जांपल आपकी फीलिंग्स होती हैं कि आप क्या फीलिंग लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई फोटो है, आपको बहुत अच्छी लगी, आप लिखोगे गुड फोटो, और इस तरह की चीज़ें लिखोगे कि आई फील वेरी हैप्पी, और ये जो भी है, ये पहली चीज़ हो गई कि आपकी फीलिंग। दूसरी चीज़ हो गई कि आपने कितने टाइम पे वो अपलोड करी, डेट भी होती है, ठीक है, ये भी एक डेटा है। उसके अलावा आपकी फ़ोटो बहुत बड़ा डेटा है। फ़ोटो में आप हो, आपका फेस एक डेटा है, ठीक है, फेस के पीछे भी पूरा डेटा ही होता है, बाइनरी कोड्स होते हैं ना। और उसके पीछे आपका बैकग्राउंड कि आपने वो फ़ोटो कहाँ पे खिंचवाई है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब डेटा है। तो ऐसे करके बिलियंस ऑफ फोटोज हैं, बिलियंस ऑफ टेक्स्ट है, बहुत सारे इमोजीज हैं। तो ये इतना सारा जितना भी डेटा है ना, प्लस उसके अलावा ई कॉमर्स साइट पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट के नीचे जो रिव्यू लिखे होते हैं, पॉजिटिव रिव्यू, नेगेटिव रिव्यू, स्टार, और उसके अलावा बहुत से लोग तो फोटो पोस्ट करते हैं प्रोडक्ट की। तो ये जितनी भी चीज़ें, सब डेटा है, ठीक है। जो इतना सारा डेटा है, बिलियंस ऑफ पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड पोस्ट करते हैं, तो ये इतना सारा जितना भी डेटा है ना अराउंड द वर्ल्ड, इसको कहते हैं बिग डेटा। अब डेटा साइंटिस्ट या कहें कि डेटा इंजीनियर, इसका काम क्या होता है कि ये जो इतना सारा बिग डेटा है, इस डेटा की हेल्प से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना सोसाइटी में, ठीक है। यही डेटा इंजीनियर का काम होता है। अब वो ऐसा इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करता है, ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसेस। क्या क्या प्रोसेस होते हैं डेटा साइंस में, और उन प्रोसेसेस में अलग अलग इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। डेटा इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, डेटा एनालिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, मशीन लर्निंग इंजीनियर की भी ज़रूरत पड़ती है, और एक डेवलपर की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये ज़रूरत कहाँ कहाँ कैसे पड़ती है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम समझेंगे कि डेटा साइंस के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो डेटा साइंस के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, वो होता है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिग डेटा होता है। अब बिग डेटा में से हर चीज़ तो हम कलेक्ट नहीं कर लेंगे ना। फॉर एग्जांपल जिस पर्टिकुलर फील्ड में हमें इम्पैक्ट क्रिएट करना है, उस पर्टिकुलर फील्ड का ही डेटा हम कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें ये समझ लो कि अमेज़न का कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है कि इसकी कितनी सेल हो रही है, कहाँ पे सेल हो रही है, और किस पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे इस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितना भी डेटा है इंटरनेट पे, सबको कलेक्ट करेंगे बाय यूजिंग वेब स्क्रैपर, और कहीं से डेटा हम खरीद भी सकते हैं, जैसा कि हमें रोज़ सुनने को आता है, ठीक है। तो वो डेटा एक जगह आता है, और ये जितना भी काम होता है ना, पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट डेटा को कलेक्ट करना होता है बिग डेटा में से, ये एक्चुअली सबसे पहला स्टेप होता है, जिसे हम कहते हैं डेटा कलेक्शन। और ये जो स्टेप होता है, ये परफॉर्म करता है डेटा इंजीनियर। फिर उसके बाद होता है क्लीनिंग ऑफ डेटा। क्लीनिंग ऑफ डेटा कहें, या फिर ये कहें कि उस डेटा को प्री प्रोसेस करना, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि एक मशीन लर्निंग मॉडल है, उसको ट्रेन कराने के लिए डेटा चाहिए होता है, डेटा सेट। और वो जो डेटा सेट होता है, वो प्री प्रोसेस्ड होता है। वो प्री प्रोसेस्ड डेटा एक्चुअली ये सेकंड स्टेप में ही होता है, जब हम डेटा को क्लीन करते हैं।
डेटा को क्लीन करने से मेरा मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सर्वे कंडक्ट हो रहा है, उस सर्वे के अंदर आपसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल और उसके अलावा आपका मांगा गया है रिव्यू। तो वहाँ पे कुछ लोग तो अपना ईमेल देंगे ही नहीं, कुछ लोग एकदम टेम्पररी ईमेल जो यूज़ होती है सर्विस, उस तरीके का ईमेल यूज़ करेंगे, जिससे वो डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ नहीं हो पाएगा या उसका एक पर्टिकुलर यूज़ नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग देते नहीं है। तो जब डेटाबेस में है ना फील्ड्स बनाई जाती है ना, फर्स्ट नेम की अलग फील्ड होती है, लास्ट नेम की अलग फील्ड होती है, ईमेल की अलग फील्ड होती है, फ़ोन नंबर की अलग होती है, तो उसमें क्या होता है कुछ-कुछ फील्ड खाली ब्लैंक रह जाती हैं क्योंकि लोगों ने है ना ईमेल नहीं दिए होते हैं वहाँ पे। अब जब आपने ईमेल नहीं दिया तो फिर उस डेटा को जब एक्चुअली उसको ट्रेन कराया जाएगा, तो मॉडल को ट्रेन कराया जाएगा उस डेटा से, तो मॉडल ट्रेन नहीं हो पाएगा क्योंकि पर्टिकुलर पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम एक्चुअली डेटा क्लीनिंग करते हैं, और जिससे कि हमारे पास जो डेटा है वो एकदम अच्छा और प्री प्रोसेस्ड है, जिससे मॉडल अच्छे से ट्रेन हो पाए। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को एक्चुअली डेटा इंजीनियर्स ही कंडक्ट कराते हैं। ठीक है? तो जब आपके पास एकदम क्लीन डेटा आ जाता है, जो एकदम प्री प्रोसेस्ड डेटा होता है, जो रेडी होता है कि जिससे मॉडल को ट्रेन कराया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इस डेटा को एनालाइज कराया जाता है स्टेप 3 में, डेटा एनालिसिस जिसे हम कहते हैं। और ये जो डेटा एनालिसिस होता है, इसको अलग एक और इंजीनियर करता है, जिसे कहते हैं हम डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट जितना भी ये डेटा होता है ना, इस डेटा को एनालाइज करता है। एनालाइज करने से मेरा मतलब ये है कि ये डेटा किस तरीके का है, इस डेटा के अंदर क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं, और ये जितनी चीज़ें दी हुई हैं हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा ये भी देखते हैं फॉर एग्जांपल क्या-क्या चीज़ें दी होती हैं, ये मैं समझा देता हूँ। जैसे किस रीजन का डेटा है, किस ईयर का डेटा है, किस एज ग्रुप के लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लोगों के जो रिव्यूज़ हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव हैं या ज़्यादा नेगेटिव हैं। तो ये जितना भी एनालिसिस होता है ना, ये एक्चुअली डेटा डेटा एनालिस्ट एनालाइज करता है ये सब बिहेवियर उस डेटा के। और ये एक्चुअली एनालाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि इन सब बातों को दिमाग में रख के ही आगे जो मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट किया जाएगा, उसमें ये सब हेल्पफुल होता है। सो आगे मैं बताता हूँ स्टेप 4 जो होता है ना, उसमें हम एक्चुअली मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करते हैं। और ये जो मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करते हैं ना, ये जो लोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। तो ये जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं, एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लाइक KNN, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, इस तरीके की एल्गोरिथम्स होती हैं, वो यूज होती हैं। तो ये जब आपका मशीन लर्निंग मॉडल बनता है, तो ये मॉडल को ट्रेन कराने के लिए हमें डेटा चाहिए होता है। तो वही डेटा यूज़ करते हैं जो हमने प्री प्रोसेस करा होता है प्रीवियस स्टेप में। ठीक है? और जो वो मशीन लर्निंग मॉडल बनता है, वो पर्टिकुलरली डेटा के हिसाब से बनता है, जो डेटा हमने प्रीवियस स्टेप में प्री प्रोसेस करा है। ठीक है? और एनालिसिस हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। फर्दर क्या होता है, जब हम मॉडल बना लेते हैं, फिर उस मॉडल को टेस्ट करा जाता है उस डेटा से और उसके जैसे सिमिलर डेटा से। अगर मॉडल पास हो जाता है टेस्टिंग में, फिर उसे डिप्लॉय कर दिया जाता है। डिप्लॉय से मेरा मतलब ये है, उसे क्लाउड पे डिप्लॉय कराया जाता है। जैसे आपने क्लाउड्स बहुत सारे सुने होंगे, AWS, अज़्योर, अलीबाबा क्लाउड, गूगल क्लाउड। तो इन क्लाउड्स पे उन मॉडल्स को डिप्लॉय कर दिया जाता है। मॉडल्स को डिप्लॉय करने के बाद क्या होता है, हम उसकी API बनाते हैं। API ये समझ लो कि अपना एक दोस्त समझ लो, API क्या होता है। API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये समझ लो कि एप्लीकेशन कॉल करती है एक एक्स्ट्रा फंक्शन क्लाउड से। फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोई एप्लीकेशन है, तुम कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हो। मैं नेटफ्लिक्स के एग्जांपल से समझाता हूँ। नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हो, नेटफ्लिक्स के अंदर तुम एक पर्टिकुलर कैटेगरी की मूवीज़ देख रहे हो। ठीक है? तो तुमने देखा होगा कि जब तुम एक मूवी पे क्लिक करते हो, तो उसके नीचे और मूवीज़ आ जाती हैं जो एकदम उसी के सिमिलर होती हैं। ठीक है? आई मीन टू से उसी की सिमिलर कैटेगरी पे होती हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? ऐसे होती हैं कि जो मशीन का बैकएंड होता है ना, वो आपके क्लाउड से कनेक्ट होता है, क्लाउड से। और क्लाउड पे है ना वो मशीन लर्निंग मॉडल होता है, क्योंकि हमने डिप्लॉय कराया ना वो मशीन लर्निंग मॉडल। तो यूज़र की एक्टिविटी नोट करता है एक्चुअली। जो प्रोग्राम होता है ना उस एप्लीकेशन का, वो यूज़र की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, कि वो पिछले 1 घंटे से कितनी मूवीज़ देख रहा है, क्या-क्या, कहाँ-कहाँ क्लिक कर रहा है, तो वो उसके पास डेटा आ जाता है। फिर उस डेटा को एक्चुअली वो जो स्क्रिप्ट होती है ऐप की, वो यूज़ कैसे करता है कि वो डेटा जितना भी कलेक्ट करा होता है ना, वो डेटा मॉडल को ट्रांसफ़र कर देता है क्लाउड पे। फिर वो मॉडल एक्चुअली क्या करता है, उस डेटा को रीड करता है, एनालाइज़ करता है, और फर्दर जो रिजल्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट्स एप्लीकेशन को वापस भेज देता है।
और एप्लीकेशन क्या करता है कि उस डेटा की हेल्प से जो उसे वापस मिला है, जो एक्चुअली रिजल्ट एप्लीकेशन को वापस मिला है, उस रिजल्ट की हेल्प से वो यूजर को रिकमेंडेशन शो करता है उसकी प्रीवियस एक्टिविटीज के हिसाब से। ठीक है, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली यूज़र एक्सपीरियंस को एनहेंस कर देता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है डेटा साइंस। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर की फील्ड है। हेल्थ केयर की फील्ड में क्या होता है कि जैसे आपके स्किन पे कोई रैशेज आ जाते हैं, किसी पर्टिकुलर तरीके के सिंबल्स आ जाते हैं आपके स्किन पे, तो उनकी फ़ोटोज़ को उनकी फ़ोटोज़ को एनालाइज़ करके मशीन लर्निंग मॉडल जो ऑलरेडी डेटा से ट्रेंड होता है, वो एनालाइज़ कर लेता है किस तरीके की डिसीज़ के सिंबल हैं, सिम्पटम्स हैं, सॉरी सॉरी सो ये जो जितने भी आपकी स्किन्स पे अगर रैशेस पड़ जाते हैं तो जो उनकी इमेजेस होती हैं, उन इमेजेस को एक्चुअली एनालाइज किया जाता है एंड जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो एनालाइज करता है, क्योंकि वो जो सिम्टम्स हैं वो भी तो एक तरीके का डेटा ही है। और फिर उसके बाद वो आपको बता देगा कि हाँ इस तरीके की बीमारी है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी टेस्टिंग कॉस्ट होती है ना, जो आप टेस्ट कराते हो डिसीज़ के, तो वो कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। सिर्फ एक फ़ोटो और एक सॉफ्टवेयर की मदद से वो आपको बता देगा कि हाँ आपको ये बीमारी है। ठीक है, तो इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं मशीन लर्निंग और डेटा साइंस रियल लाइफ में। उसके अलावा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जो फॉलो करा जाता है एक बेस्ट प्रैक्टिस को अचीव करने के लिए मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में। सो वो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ना, उसको हम कहते हैं CRISP-DM। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग। ये 1991 में सबसे पहले कंडक्ट कराया गया था। इसको आगे समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं डिफरेंस बिटवीन डेटा माइनिंग एंड डेटा साइंस। 1991 में जब ज़्यादा वेबसाइट थी नहीं, ना इंटरनेट ज़्यादा था और ना ही गूगल जैसा ब्राउज़र उस टाइम एग्जिस्ट करता था, क्योंकि गूगल 1996 में स्टैनफोर्ड के लिए अवेलेबल हुआ था और 1998 में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हुआ था। तो उस समय क्या होता था कि ज़्यादा डेटा था नहीं, तो लोग मैन्युअली डेटा को जज करते थे, मैन्युअली कलेक्ट करते थे, मैन्युअली उसको जज करते थे और मैन्युअली उसकी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते थे और उससे अंदाज़ा लगाते थे कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन 2001 तक आते आते मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट आ गई, गूगल भी आ चुका था और आगे 2004 4 फरवरी को फेसबुक भी आ गया और बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई आगे। तो उससे बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट होने लगा और इसके लिए फिर महसूस होने लगी ज़रूरत कि हाँ मैं अब मैथमेटिकल अप्रोच, मतलब मैनुअल वाली जो अप्रोच थी उसे छोड़ना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे इतने ज़्यादा डेटा को बहुत जल्दी एनालाइज करा जा सके, क्योंकि मैन्युअली उसमें बहुत टाइम लगता था। तो इसलिए 2001 में कि हम उसमें साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूज़ करने वाले थे। और डेटा साइंटिफिक कंप्यूटिंग से मेरा मतलब ये है कि हम मशीन लर्निंग मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराने वाले थे जो कि डेटा माइनिंग में नहीं थे। डेटा साइंस में हमने जो डेटा हमारे पास कलेक्ट होता था उसको फर्दर जज करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन डेटा माइनिंग में जो लोग होते थे वो मैन्युअली उस डेटा को जज करते थे। ठीक है, लेकिन फर्दर डेटा साइंस में भी हम यही प्रैक्टिस यूज करते हैं, CRISP-DM, क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग। इसका सेम प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था शुरुआत में। बस फर्क इतना है कि इसमें हम पर्टिकुलर बिजनेस को टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिस बिजनेस में हम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, बाय एंड टेक केयर।